Hello and a very good afternoon to all. Welcome to आरजे विक्रमजीत ऐप एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं शुरू। आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नंबर 3 जो सुबह नहीं हो पाया था, लगभग आपकी 8 बजे डेली क्लास चलती है, ठीक है। और इसी के साथ आज सुबह क्लास नहीं हो पाई थी तो आपकी क्लास का टाइमिंग दोपहर 1 बजे का आज के लिए रख दिया है। कल से सेम टाइम सुबह 8 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियरली आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? एक बार फटाफट से बताते चलो ताकि आपके सभी दोस्त यार भाई बंधु एक बार जल्दी से बता देंगे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो कल तक हमने बात कर ली थी किसके बारे में? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पिट्यूटरी और पीनल ग्रंथि के बारे में। और आज शुरू करना है हमारी थायराइड ग्रंथि को। और लगभग कुछ ये पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर एक बार वापस से दोहरा देते हैं कि देखिए गले में मौजूद हमारी वो ग्रंथि जिससे अलग अलग हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है हमारी थायराइड ग्रंथि या अफ्टू ग्रंथि। यहाँ से 3 हार्मोन्स हमने डिस्कस किए थे, जो कि हमने नाम बताया था कि अगर आपसे थायराइड ग्रंथि की बात करेगा तो आप बताएंगे T3, T4 और थायरॉक्सिन। ये 3 हार्मोन बनते हैं। ये अलग अलग हार्मोन्स के नाम यहाँ पर देखे जाएंगे। जैसे पिट्यूटरी से आपका बन रहा था ग्रोथ हार्मोन, ACTH, LH, FSH, ये सब बन रहे थे। ऐसे यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर हमारे T3, T4 और थायरॉक्सिन बन रहे होते हैं। इसको हमने कहा था कि ये महिलाओं में थोड़ी भारी होती है और सबसे बड़ी, वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अगर हम इसको बाकी की ग्रंथियों के कंपैरिजन में देखेंगे। एंड साथ में ये हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण करती है, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे कि बैलेंस बनाएगी, गर्मी में सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी में गर्मी नहीं लगेगी, और बॉडी के अंदर आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को भी ये मेंटेन करती है। कुछ लोग इसको BMI से कंफ्यूज कर रहे थे पिछली क्लास में, ठीक है। और BMI अलग होता है बेटा, जो हम बॉडी मास वेट जो आपका चेक करते हैं उसमें वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आपका BMI निकलता है, जो एक इंडेक्स होता है बॉडी मास इंडेक्स, वो अलग है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म की दर, कि शरीर में कुछ गया तो वो टूट करके कुछ नया बनाएगा और वापस से उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसमें कुछ टूटना और कुछ बनना मिलकर के एक दर बनाते हैं, जिसको BMR यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। यूपी पुलिस में क्वेश्चन सब मिले हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया। देखो आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, री एग्जाम जो होना था वो हुआ है, और उसका अगर आप देखेंगे कि पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आया है। मतलब जीके GS की बात करें तो ज़्यादा टफ नहीं पूछी गई है। आपके विज्ञान में तो खैर यूपी पुलिस में कम ही सवाल आते हैं, तो एक ही क्वेश्चन आपका केवल देखने को मिला वहाँ पर बायोलॉजी से, और बाकी के फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन आया है। लेकिन इसके अलावा भी जो आपकी गणित, रीजनिंग और आपका पोर्शन आया है हिंदी का, वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं आया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखा गया है। तो अच्छे क्वेश्चन थे, अगर किसी ने प्रॉपरली पढ़ाई की है तो अच्छे तरीके से वो उसको कर सकता है। हिंदी बहुत हलवा आई है, मतलब बहुत ही आसान हिंदी जो है वो आपकी आई है, ठीक है। तो अगर कोई भी यूपी पुलिस भर्ती का अगला आने वाला कोई शिफ्ट देने जा रहा है तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। आपको RG स्टेट एग्जाम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है, उसकी पूरी एनालिसिस टीचर्स ने आपको कराई है, आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो कह रहे हैं BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिख लेना BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। BMI इज योर बॉडी मास इंडेक्स, ये अलग होता है। हम बात करें BMR की, जो बेसल मेटाबॉलिक दर होता है, मेटाबॉलिज्म की दर। मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर में कुछ बनना और कुछ टूटना, दोनों चीजें जब एक साथ देखी जाएं तो उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट यहाँ पर कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म जो मेंटेन करता हुआ यहाँ पर चलता है। क्लियर? तो ये कहानी तो मैम हमारी कुछ इस प्रकार से थी। हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया था। इसको आप बता सकते हैं कि ये कैसी होती है? ये H आकार की होती है, मतलब इसका लेटर H शेप्ड आप इसे कह सकते हैं, या बटरफ्लाई शेप आप इसको नाम दे सकते हैं। कि अगर इसकी आकृति पूछी जाती है तो इट इज आइदर H शेप और बटरफ्लाई शेप, तितली के आकार की, ठीक है। अब बात ये आती है कि देखो इससे बन रहे हैं ये 3 हार्मोन। कभी कभी मैम क्या होता है कि हार्मोन ज्यादा बन जाते हैं और कभी कभी कम भी बनते हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस को हम यहाँ पर देखेंगे। आपने देखा है घेंगा रोग हो जाता है बॉडी में, अगर ये हाई हार्मोन्स जो हैं वो आपके कम या ज्यादा बनते हैं तो इनका हाइपर या हाइपो सिक्रीशन के नाम से जाना जाएगा। इसमें अगर स्त्राव कम हो रहा है, ध्यान से सुनना, हाइपो सिक्रीशन मतलब होता है कम स्त्राव। अगर ये तीनों हार्मोन्स आपके शरीर में हाइपो सिक्रीट हो रहे हैं तो खास तौर पे बच्चों की बात करूं तो बच्चों में वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है।
अच्छा, नहीं नहीं टीना, तो आप साथ में नोट्स बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो को प्रॉपर लिखवाया जा रहा है, आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाइए उस चीज के। ठीक है, तो आपको भी चीजें क्लियर रहेंगी, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैम सिर्फ पीपीटी से हम इसको पढ़ लेंगे तो वो चीजें आपको दिक्कत करेंगी। आपको इसीलिए पूरा समय दिया जाता है लिखने का, कि जो लिखवाया जा रहा है उसको नोट करते चलो साथ साथ में। ठीक है, देखिए जरा, अगर आपके थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स का कम स्त्राव होता है तो पहली बीमारी आती है जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिनिज्म का मतलब होता है स्टंटेड ग्रोथ या अवरुद्ध विकास, यानी विकास में कमी आ जाती है, विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है। तो इस बीमारी को हम बच्चों में क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं। आपने देखा बच्चे की हाइट जो है वो रुक जाएगी, बच्चे का डेवलपमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको हम यहां पर कह सकते हैं क्रेटिनिज्म। तो पहला लिखेंगे, ये पहला रोग होता है आपके थायराइड के हार्मोन्स के कम स्त्राव के कारण। अशोक, वहीं पर आपके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डाउट के जब भी सेशन होंगे तो आपको प्रॉपर, जैसे ये क्लास होती है ऐसा ही डाउट सेशन रखेंगे आपको, ताकि पता चल जाए। 8 बजे ही क्लास होगी कल से, आज लेट हो गया था तो आज आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसलिए सिर्फ आज आज के लिए टाइम चेंज है, कभी सोचो मैम डेली के लिए क्लास का टाइमिंग हमारा बदल चुका है, ऐसा नहीं है। नोट कर लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहली बीमारी है। इसके बाद इसी प्रकार से अगर कम सिक्रीशन होता है तो एक बीमारी और आती है जिसे हशीमोटो थायराइडिटिस कहा जाता है। हालांकि आपसे पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। इस बीमारी के अंदर लगभग अगर हम देखें तो हशीमोटो डिसऑर्डर कहते हैं, जहां पे हमारा कभी कभी पता है क्या होता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद को समझा नहीं पाता, खुद को बता नहीं पाता कि एक्चुअली बॉडी में कुछ बाहर से आया है या नहीं आया है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कब काम करती है, जब आपकी बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया आएगा, कोई वायरस आएगा, तभी तो हमारा शरीर जो है वो काम करेगा। ठीक है, तभी हमारा शरीर काम करता है। तो हमारा शरीर कभी कभी क्या होता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कुछ बाहर से आया है, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे अंदर के ही सेल्स होते हैं जिनसे ये लड़ना शुरू कर देता है। ऐसी बीमारियों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जहां इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो खुद को ही समझा नहीं पाती है। इसको कहते हैं हाइपोसिक्रीशन से बनने वाला हशीमोटो डिसऑर्डर। इस बीमारी के अंदर आप देखेंगे तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, जहां आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का विकार, आप इसे कह सकते हैं। तो ये दूसरा रोग है हशीमोटो के नाम से अगर पूछ ले तो ये हमारे इसी थायराइड के हार्मोन्स के कम स्त्राव के कारण, ये अभी हम उसी की कैटेगरी में लिख रहे हैं सब कुछ, थायराइड के अंदर ही लिख रहे हैं सब कुछ, तो उसमें लिख लीजिए इसको कहते हैं हशीमोटो। तीनों नोट्स जो है वो डायरेक्टली आपको ये बनवाए ही जा रहे हैं, जो आपको लिखवाया जा रहा है सब नोट्स ही हैं। ठीक है, पहली बीमारी का नाम था क्रेटिनिज्म, दूसरी का है हशीमोटो, सिलेबस अभी हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट करेंगे। अभी चैप्टर के बाद भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कराए जाएंगे, पर लिखते तो चलो, पहले लिख लिया? साक्षी, टाइम चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि सुबह क्लास नहीं हुई थी तो हमने दोपहर में आपकी क्लास रख दी। अब देखिए अगला,
हाइपर सिक्रीशन, मान लीजिए अगर हमारे थायराइड के हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनने लगे तब बीमारी घेंगे रोग की आती है। ये रोग आप देख पा रहे हो जहां पर आपकी थायराइड ग्रंथि का साइज जो एक्चुअली में छोटा होता है वो बढ़ करके दुगना साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो इस रोग को कहते हैं गोइटर या घेंगा रोग। तो ये किससे हुआ? जब आपके थायराइड हार्मोन्स का ज्यादा स्त्राव होता है। गोइटर रोग जिसको आप घेंगा रोग भी कहते हैं, और इसमें लिख लेना एनलार्ज्ड साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, अफ्टू ग्रंथि का बढ़ा हुआ आकार। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। गोइटर के अंदर ये आपको दिखाई देता है। मतलब गोइटर नाम का रोग, घेंगा रोग जिसको आप कहते हैं, ये सबसे कॉमन रोग है जिसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि घेंगा रोग किसके द्वारा होता है। सिंपली है, साइज जो है वो इसका बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, साइज इसका बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जो बीच में आपका डॉटेड है वो नॉर्मल है और उसके बाद आपका बढ़ा हुआ साइज नजर आ रहा है। ठीक है, हम थायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं और थायराइड ग्रंथि में ही आपको ये सारे रोग दिखाई देते हैं। करेक्ट, तो पहला रोग घेंगा रोग हो गया। अब देखो इसके अलावा एक रोग और आता है। आपने देखा होगा कई बार महिलाओं के अंदर जब आपका ये हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं थायराइड के, तो महिलाओं की आंखें ऐसा लगता है जैसे बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गई हो, बाहर आ गई हो। थायराइड एक ग्रंथि है, लेकिन इस ग्रंथि के जो स्त्राव हैं उसके कारण अगर ज्यादा बनेंगे तो आंखें ऐसा प्रतीत होता है जैसे आईबॉल बाहर की तरफ निकल आई हो, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखो आंख ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें आपकी आंख बाहर की तरफ निकल कर आ रही है। इस बीमारी को ग्रेव आई बीमारी कहते हैं। आंखों का ही ये विकार आपको देखने को मिलता है। गले पर भी क्या आ रही है? सूजन आ रही है। इसका मतलब घेंगा रोग भी आ जाता है और साथ में आंखें भी आपको बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। इन बीमारियों में ज्यादा डिटेल नहीं पूछता, लेकिन नाम पता होना चाहिए कि किस ग्रंथि के कारण कौन सा आपका बीमारी जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ग्रेव आई बीमारी, यानी ग्रेव आई डिसऑर्डर के नाम से ये देखी जाती है जब आपके थायराइड के हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं। तो लिखिए इसको, हाइपर सिक्रीशन से दो हमने बीमारियां देखी। पहला घेंगा रोग एंड दूसरा हो गया आपका कुछ इस प्रकार से। ओमनी अभी बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम रिप्रोडक्शन भी करेंगे, तो तब जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी खत्म होगी। बाकी पूरा सिलेबस आप लोग को इंडेक्स जो आपका था वो आपके फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन सेशन में बताया था। अगर किसी को भी देखना हो तो आप इंट्रोडक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सिलेबस भी पूरा आपको मिल जाए। चलो लिख लिया सभी ने? तो भाई ये था थायराइड ग्लैंड और इससे हमारे ये सभी रोग दिखाई देते हैं। अवटू ग्रंथि जिसको आप कहते हो। चलिए, नहीं नहीं चार्ट वाला नहीं लिखना, सिर्फ ये बीमारी का नाम आपको यहाँ पर नोट करना है। राइट, तो ये सारे के सारे क्या थे? थायराइड ग्रंथि के बारे में थे। अब देखो थायराइड के जस्ट पीछे आपकी क्या आती है? पैराथायराइड ग्रंथि आती है। पैराथायराइड जिसको हम परा अवटू के नाम से, ठीक है, परा अवटू के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ये बिल्कुल पीछे की तरफ आपकी उपस्थित होती है, थायराइड के पीछे। आगे की तरफ अगर ये थायराइड दिख रही है तो इसके पीछे हमारे 4 लोब्स के साथ ये परा अवटू ग्रंथि उपस्थित होती है। तो आप इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं परा अवटू ग्रंथि। परा अवटू ग्रंथि में गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पीछे ये उपस्थित होती है।
साथ में इसमें जो हार्मोन बनता है उसका नाम लिख लेना पैराथॉर्मोन। देखो तुम सोचोगे कि मैम बहुत ज्यादा टफ टफ नाम है, टफ कुछ भी नहीं है। थायराइड से क्या बना, थायरॉक्सिन बन गया, T3 T4 बन गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भैया आपका पैराथायराइड है तो पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन बन गया, मतलब उसके नाम से ही रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हार्मोन कौन सा बनाता है, पैराथॉर्मोन बनाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, कोलिप हार्मोन कहा जाता है। अब जैसे हमारे आयोडीन के बैलेंस को हम थायराइड ग्रंथि के साथ देख रहे थे ना, ऐसे आपके पैराथायराइड का काम क्या है कि ये शरीर में कैल्शियम का संतुलन कराता है। आपके हड्डियों में, आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसके बैलेंस को बनाएगा। आप बोलोगे मैडम कैसे बनाएगा, जरा बताओ तो। मान लो तुम्हारे शरीर में कैल्शियम का लेवल बहुत कम है, जैसे ही आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होगा उस समय पर ये पैराथॉर्मोन रिलीज करेगा, यानी ये ग्रंथि अपना हार्मोन ये वाला जारी करेगी और ये कैल्शियम को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। आप बता सकते हैं हेल्प्स इन दी कैल्शियम रेगुलेशन, यानी ये कैल्शियम का निम्न स्तर जब होगा उसको रेगुलेट करेंगे और उसको नियंत्रित करेंगे। और कैल्शियम के निम्न स्तर पर पीटीएच को ये उत्तेजित कर देता है कि जाओ भैया अपना काम शुरू कर दो। सिंपल सी कहानी है कि मैम जब कैल्शियम कम होगा तब ये हार्मोन आएगा, कैल्शियम को बैलेंस कर देगा। लेकिन अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा आ जाए, मान लो उसका स्त्राव बहुत ज्यादा हो जाए, तो बीमारी आ जाती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी की पथरी। ये दोनों बीमारियां जो आती हैं वो आती हैं हमारे ज्यादा स्त्राव के कारण, जब आपका ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में कैल्शियम दे देता है। अब सोचो कैल्शियम ज्यादा है तो पथरी बन गई, सिंपल सी बात है मैम, कैल्शियम के स्टोन्स बन गए। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, तो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकल निकल के बाहर ब्लड में चला जाता है, तो हड्डी जो है वो उसमें छेद हो जाते हैं, कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये कहानी आती है हमारी किसकी, ऑस्टियोपोरोसिस वाली। तो नोट करिए फटाफट से इसको। चलिए, बड़े नाम को याद करने का कोई तरीका बताइए। बड़े नाम सिर्फ तुम्हें रिलेट करने हैं, पैराथाइरॉइड, पैराथॉर्मोन, सवाल में दोनों में से एक नाम देगा, टिक कर देंगे। लो कैल्शियम स्टिमुलेट्स का मतलब होता है कि जब भी आपका लो कैल्शियम होगा, शरीर में कैल्शियम का लेवल लो होगा, देन इट स्टिम्युलेट्स पीटीएच। पीटीएच होता है ये पैराथॉर्मोन, पीटीएच, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो उस समय पर आपका स्टिमुलेट करता है, इस हार्मोन को बनाने का ये काम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो पीटीएच पैराथॉर्मोन इस हार्मोन का ही नाम है, जिसको हम कोलिप हार्मोन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। बोन्स में होल हो जाते हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग कहा जाता है। मैथ्स का स्टूडेंट हूं, मुझे भी अब तो बायो अच्छी लगती है। गोइटर को ही घेंगा रोग कहते हैं, जी हाँ ध्रुव, ठीक है। चलो, पीटीएच यही तो है, पीटीएच पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, तो इसे पीटीएच कहते हैं। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा। चलो, तो ये थे हमारे गले में मौजूद दो अलग अलग ग्रंथियां, जिसको कहा जाता है थायराइड और पैराथायराइड। अब देखो मैडम, नीचे की तरफ आते हैं बॉडी में। सर में दो थी, एक आपका पीनियल और दूसरी पिट्यूटरी थी। नीचे आए गले में दो थी, थायराइड थी और पैराथायराइड थी। इसके बाद जैसे ही हम आते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपने बोला मैम हमारे फेफड़े हैं। फेफड़े के अलावा ये बीच में क्या है, आपने कहा मैम हृदय है। अब हृदय के फेफड़ों के ऊपर की तरफ, यहाँ देखो ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एक ग्रंथि, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि कही जाती है, जिसका नाम है थाइमस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, थाइमस, यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ ऐसे एक और एक, ये दो लोब्स होते हैं इसके, और कहाँ मौजूद है, चेस्ट कैविटी में। छाती की गुहा है हमारी, लंग्स के बीच में आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की ये आपको एक लोब दिख रहा है, ये वाला दूसरा लोब दिखाई दे रहा है। इस ग्रंथि को हम नाम देते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या नाम देते हैं, थाइमस ग्लैंड का नाम देते हैं। ये ग्रंथि आपके चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। क्या आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई हैं कि नहीं? एक थम्स अप का साइन जल्दी से सभी भेज देना, मतलब यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी से बताओ, फिर कहोगे मैम बाद में पता नहीं चला हमें। तो ये थाइमस की ग्रंथि है। अब देखो, कोरोना का काल आया था, ठीक, कोरोना काल में आपने एक एडवाइजरी देखी थी। एडवाइजरी कहा गया था कि अपने घर में बच्चों को और बड़े बूढ़ों को बाहर मत जाने देना। सुना था, सभी ने सुना होगा। और आपसे कहा था देखिए, आप अगर एडल्ट हैं तो आपको जरूरत है कुछ, तो आप बाहर जा सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन वैसे अपने घर के बच्चे और बड़े बूढ़ों को खास तौर पे घर के अंदर रखना। क्यों कहा था ऐसा?
ऐसा इसलिए कहा था मैम क्योंकि बच्चों में और बड़े बूढ़ों में ना सबसे ज्यादा कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। मतलब अगर मैं उनकी इम्यूनिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा कम होगी। एक बच्चा बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकता है और ऐसे ही एक वृद्ध भी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकता है। क्यों? ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने विटामिन बी और सी खा करके पूरे कोरोना काल में बनाई थी, वो किससे बनाई थी, वो किससे बनती है? वो इसी थाइमस ग्रंथि से बनती है। और यही थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, मानो कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, ठीक है भाई, अगर वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है तो थाइमस ग्रंथि का साइज भी धीरे धीरे करके बड़ा होता है। और जैसे ही वो कहाँ आता है, एडल्ट एज पे आता है, वो लगभग अपने 20-22 से लेकर के 45-50 साल तक की उम्र पे आता है, उस समय पर इसका साइज मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ी साइज में होती है। लेकिन अब उसका बुढ़ापा शुरू होगा तो इसका साइज भी गिरना शुरू हो जाएगा, और बुढ़ापा आते आते 60-70 साल के करीबन क्या होता है, ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, ये ग्रंथि गायब हो जाती है शरीर से। तो अगर प्रश्न आए ना कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो भैया शरीर से गायब भी हो जाती है बुढ़ापे में, वो थाइमस ग्रंथि कहलाती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जब बच्चा छोटा होता है तो ये धीरे धीरे बढ़ती है, और जब बूढ़ा होने लगता है तब भी ये गायब हो जाती है। तो इसका मतलब बच्चों वाली अवस्था में और बूढ़ों वाली अवस्था में, यानी वृद्ध वाली अवस्था में, ये अपनी इम्यूनिटी क्या रखेगी, सबसे कम रखेगी। इसकी इम्यूनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, और एडल्ट में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये इम्यूनिटी देती है, और कब, बुढ़ापे में आकर के गायब हो जाती है। साथ में ये भी अपनी तरफ से एक हार्मोन बनाती है, थाइमस इसका नाम है, तो हार्मोन का नाम रख देते हैं थाइमोसिन। बोलो भाई, सिंपल है कि नहीं? थाइमस इसका नाम है तो इसका नाम क्या रख दिया, थाइमोसिन यहां पर रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए एक बार। तो आप इसको लिख सकते हैं, छोटे छोटे से 3-4 पॉइंट्स हैं कि थाइमस ग्लैंड कहाँ है, छाती की गुहा में, चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। साथ में इससे हार्मोन कौन सा बनेगा, थाइमोसिन बनता है। यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है और बुढ़ापे में गायब हो जाती है। फटाफट से नोट कर लो इसको। हाँ भाई, तो हम लोग अभी सही हैं। हाँ, आप एडल्ट एज में है, इसीलिए आपके अंदर अभी इम्यूनिटी काफी अच्छी होगी, लेकिन अगर खान पान सही नहीं रखोगे तो हो सकता है आपकी भी कम हो जाए। इसीलिए क्या करना है, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल खाने हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, जैसे आपका कीवी हो गया। तो जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फ्रूट्स और फल हैं उनको खाइए, वरना नॉर्मली ताजे फल और सब्जी तो खाओ। शिवांगी, पैराथायराइड गले में थायराइड के पीछे होती है और पैराथॉर्मोन बनाती है, और साथ में आपके कैल्शियम के बैलेंस को बनाती चलती है। यानी कैल्शियम जब भी शरीर में कम होगा तो हमारी पैराथॉर्मोन अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है। लिख लिया भाई सभी ने? इसके बाद अगली अंतःस्रावी ग्रंथि आती है हमारे पेनक्रियास के नाम से, अग्नाशय के नाम से। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे, देखो बॉडी में बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले ब्रेन, फिर गला आया, फिर आपका चेस्ट कैविटी आई, अब उसके बाद नीचे आते हैं तो हमारा लिवर आता है। लिवर के नीचे और हमारी आंतों के ऊपर एक ग्रंथि है जिसको हमने कहा ये पेनक्रियाज। कैसी दिखाई दे रही है, पत्ती नुमा, लीफ लाइक, पत्ती नुमा आकृति इसकी नजर आ रही होगी आपको। इसको अग्नाशय हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। अब ये जो पेनक्रियाज है आपका, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है। देखो जरा इधर, ये आकृति है इसकी, ऊपर की तरफ वहां प्लीहा अलग से दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप पेनक्रियाज की बात करोगे तो पेनक्रियाज हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ग्रंथि दो प्रकार की हैं, एक एक्सोक्राइन होती है और दूसरी एंडोक्राइन होती है। ये दोनों की तरह काम करती है, यानी कि ये क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि है, ये मिक्स्ड ग्लैंड यहाँ पर होती है। इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसका मतलब
ये कुछ रस भी बना रही होगी, जिसको हमने क्या कहा था, अग्नाशय का रस, और ये कुछ हार्मोन भी बना रही होगी, जिन हार्मोन में दो हार्मोन आपके आते हैं, है ना, एक कहलाता है इंसुलिन और दूसरा कहलाता है ग्लूकागन। तो ये है हमारी पेनक्रियास, पत्ती नुमा आकृति वाली एक ग्रंथि। इसके बारे में नोट करेंगे, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। आपको दिखाई देगी एंडोडर्मल, उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, एंडोडर्मल हुई। जैसे बताया था पहले भी, भ्रूण कोशिका, जब आप माता के गर्भ में होते हो उस समय सारे अंग बनते हैं, उसी में 3 प्रकार की लेयर्स आती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो एंडोडर्म वाली लेयर से ये आपका बनता है। लगभग 80 ग्राम का इसका वजन यहाँ पर देखा जाता है। अगर पूछे इसका बहिस्त्रावी यानी एक्सोक्राइन फंक्शन, तो ये आपके अग्नाशय के रस को बनाती है और साथ में अंतःस्त्रावी कार्य में ये हार्मोन को स्रावित करती है। फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से, कल क्लास होगी सुबह 8 बजे। नहीं शिवानी, रेगुलर नोट्स बना रहे हो तो इनफ है, और बाकी अगर कुछ रहता भी है तो अपनी पीडीएफ से आप देख लेना, ठीक है। बिल्कुल दीपक जी, इसको नोट करिए, फिर इसके हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया भाई सभी ने? चलो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहे हैं, दोनों में आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉपर, एक एक लाइन आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब यहां पर नोट कर लेना हार्मोन के लिए जो आपके किससे बन रहे हैं, पेनक्रियास से। तो इसी हेडिंग में नीचे की तरफ लिखना पेनक्रियास के अंदर यानी अग्नाशय के अंदर हार्मोन बनते हैं इससे, इंसुलिन और दूसरा आता है ग्लूकागन। इंसुलिन का काम होता है कि यह हमारी रक्त की शर्करा को कम करता है, डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। यह रक्त की शर्करा को कम करता है। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए इसकी खोज किसने करी थी इंसुलिन की, तो इंसुलिन की खोज के लिए बताइएगा बेंटिंग और बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट नाम से 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। दूसरा पार्ट आप क्या बता सकते हैं कि हमारा इंसुलिन जो होता है मेड ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, सो ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटीन। क्योंकि इंसुलिन जो है अमीनो अम्ल से बनता है तो हम इसको प्रोटीन के नाम से भी जान सकते हैं। यह 51 अमीनो अम्ल से बना है और प्रोटीन भी कहलाता है। साथ में एक प्रॉपर्टी इसकी और है कि ये जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, मेड कॉम्प्लेक्स विद जिंक, जिंक के साथ जुड़ता है। तो ये आपका पहला हार्मोन था, इंसुलिन के नाम से ये जाना जाता है और इसका काम है शुगर को कम करने का, देखा जाएगा। बेसिकली अगर मैं इंसुलिन का डायग्राम देखूं, आपने कहा कि कहाँ पर बनते हैं ना अमीनो एसिड्स, कहाँ पे बनते हैं, तो इंसुलिन देखो कुछ इस प्रकार का होता है। ये इसमें एक ए चेन होती है और एक होती है बी चेन,
ये दो अलग अलग चेन से मिलके बना है। ये एक ए चेन हो गई, ये वाली एक आपकी बी चेन हो गई। इन दोनों चेन में किसकी चेन है? ये अमीनो एसिड्स की चेन है। एक में लगभग 31 और एक में 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 51 अमीनो एसिड्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके इंसुलिन का। और साथ में ये क्या करेगा? जिंक के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर सवाल जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसको भी लिख लीजिए। क्या हुआ शिवम पांडे? शरीर में टोटल 20 ही अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके अलग अलग काम करते हैं। ध्रुव, बाइल जूस लिवर से बनता है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से बनता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बने तो क्या होता है? इसका काम है शुगर को कम करना। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो शुगर कम नहीं होगी और व्यक्ति को क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं बन रहा है इसका मतलब डायबिटीज के शिकार व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये पहला हार्मोन था इंसुलिन का। सभी ने नोट कर लिया है तो बताएं फटाफट से। मैम मेरे बाल बहुत झड़ते हैं तो कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? शैम्पू तो देखो सब में केमिकल है, ठीक है। अब मजबूरी है कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हेयर फॉल होगा। अपनी डाइट को अच्छा करो, बाकी यही कहूंगी। और साथ साथ में आप जो भी आपको ठीक लगता है, जिससे हर किसी का हेयर टाइप बॉडी टाइप अलग होता है, जो आपको ठीक लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना नेचुरल तो आंवला, रीठा, शिकाकाई जिसको बोलते हैं, उसका पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था पहले, लेकिन आजकल नाम पर उसके कुछ और ही मार्केट में मिल रहा होता है। ठीक है, बाकी B7 लो, विटामिन ज्यादा मात्रा में। चलिए, ये पहला हार्मोन था पेनक्रियास से। दूसरे नंबर पे लिखिएगा ग्लूकागन। ग्लूकागन का काम होता है कि इट इंक्रीजेज ब्लड शुगर। ये शुगर को बढ़ाता है। बढ़ाना इन द सेंस कि बॉडी में मान लो अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो शुगर को बढ़ाकर एनर्जी देने का ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैम डायबिटीज करा देगा, नहीं, ये शुगर को बढ़ा रहा है, इसका मतलब एनर्जी दे रहा है। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेना एनर्जी के रूप में। यह रक्त शर्करा को बढ़ाता है। तो ये है हमारा ग्लूकागन हार्मोन। लिखो भाई। दही एक प्रोबायोटिक है, एक तरीके से आपके गट हेल्थ को मेंटेन करता है, बस और क्या है। साइंटिस्ट का नाम था बेंटिंग एंड बेस्ट। आदिवासी ऑयल मत यूज करना भाई। देखो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनके सबके बाल जो बचे कुचे थे वो भी गायब हो गए। सो प्लीज डोंट यूज इट, क्योंकि रियल वाला मार्केट में आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और तुम सोचो नहीं मैम मैं रियल मंगवा लूंगा, अपने घर में थोड़े से ना जो तेल होते हैं उसको बनवा सकते हो। बहुत सारी अभी पोषक तत्व ऐसे हैं जो आप घर में भी बनवा सकते हैं। चल दिए आदिवासी हेयर ऑयल पे। चलिए, सो ये थी कहानी पेनक्रियास की। एक ग्लूकागन और दूसरा आपका इंसुलिन, ये दो हार्मोन्स का क्या करती है? स्त्राव करती है। समझ आया सभी को? तो कुल मिलाकर के हमारा पेनक्रियास जो था मिश्रित ग्रंथि के तौर पे अपना कार्य कर रहा है। अब देखिए आखिरी जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको भी पढ़ लेते हैं। वो हमारे किडनी के ऊपर मौजूद होती है। यानी हमारी बॉडी में दो किडनी है और उन दोनों किडनी के ऊपर की तरफ हमारी अगली वाली अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। किडनी के ऊपर की तरफ, किडनी को मैं क्या नाम देती हूँ? मैं लिख सकती हूँ इसके लिए कि भाई ये रीनल वर्ड से भी संबोधित करते हैं हम इसे। तो रीनल के ऊपर है तो इसको बना दिया एडरीनल। एड मतलब ऊपर, एडजेसेंट ऊपर की तरफ है, तो एड्रीनल जो है वो आपकी इस किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये दोनों ही किडनी के ऊपर आपको उपस्थित दिखाई देगी कि ये और कुछ इस प्रकार से। तो ऊपर वाला भाग ये एक जोड़ी पेयर में होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड्स का एक पेयर आपको दिखाई देगा। हिंदी में बात करेंगे तो इसको अधिवृक्क कहते हैं। नाम को देखो याद रटना नहीं है, इसको किडनी को क्या कहते हो? वृक्क कहते हो। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क बना दिया, उसका कुछ अधिक भाग आपको दिख रहा है, अधिवृक्क बना दिया। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं? तो इस जोड़ी में अगर पूछे ना कौन सी ग्रंथि जोड़ी में है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस,
पेनक्रियास कोई भी जोड़ी में नहीं थी, अकेली ये वाली पेयर में पाई जाती है, जोड़ी में पाई जाती है। ठीक है, ओनली ये क्या होती है, पेयर में पाई जाती है। तो इसका एक जोड़ी आपको दिखाई देता है। साथ में इसके अंदर अब जैसे मैं इसका अगर इलाबोरेटेड पार्ट देखूं कि भैया देखना पड़ेगा ये क्या है, तो देखो इसका एक भाग होता है अंदर का और एक होता है बाहर का। मैं इसको अगर डिटेल में लेकर के आऊं, थोड़ा जूम इन करूं, तो इसमें आपका दो भाग जो हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भाग आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए, इस बाहरी भाग को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को, भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, एड्रीनल मेड्यूला। ये वाला भाग एड्रीनल मेड्यूला। तो ये दो लाइन याद रखना, यूजुअली कॉर्टेक्स जो है वो बाहरी क्षेत्र के लिए आता है, बाहरी में कॉर्टेक्स आएगा और भीतरी में मेड्यूला आता है। ठीक, ये है अधिवृक ग्रंथि। एड्रीनल का हिंदी में मतलब होता है अधिवृक, ये लिखा हुआ है आपके लिए। एड्रीनल को ही हिंदी में अधिवृक कहते हैं, अधिवृक ग्रंथि कहा जाता है। इसका बाहर और इसका अंदर का भाग हमने यहाँ पर देख लिया कि मैडम देखो ये दोनों तरह से आपकी मौजूद होती है। मैं इसको कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ देख सकता हूँ, और अंदर इसका जो क्षेत्र होता है उसको हम मेड्यूला के नाम से यहाँ पर जानते हैं। बोलिए, समझ में आ रही है कहानी? अब बात करेंगे, इनसे अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं। कॉर्टेक्स से लगभग 3 हार्मोन बनेंगे और मेड्यूला से 2 हार्मोन्स हमारे बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, 3 हार्मोन कौन कौन से बनेंगे जरा इसको यहाँ पे देख लो। देखिए भाई, हार्मोन का स्त्राव कॉर्टेक्स से पहला बनेगा कॉर्टिसोल, दूसरा एल्डोस्टेरॉन, तीसरा स्टेरॉइड हार्मोन। इन तीनों के नाम लिख लेना बहुत ही आवश्यक है। साथ साथ में जो हमारे मेड्यूला से बनते हैं उसका नाम है एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन, जिसको नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। इनके नाम याद करने पहला तो ये जरूरी है। फिर दूसरा, अगर मैं बोलूं कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल बन रहा है, ये कॉर्टिसोल तनाव का हार्मोन कहलाता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तनाव हार्मोन। ये तनाव की अवस्था में सबसे ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। फिर एल्डोस्टेरॉन जो आता है, एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है कि मैम ये कंजूस है। कैसे? ये चाहता ही नहीं है कि बॉडी में हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्ट बाहर जाए, जैसे हमारी बॉडी यूजुअली चाहती है। तो ये क्या करेगा, बॉडी में जितना भी सोडियम होगा उस सोडियम को रीअब्सॉर्ब करके रखता है। जो हम किडनी में भी पढ़कर आए, जो हमने वासोप्रेसिन नाम का एक पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन पढ़ा, इन सभी का काम जो है वो आपका देखा जाता है। लेकिन सेम काम हमारे एल्डोस्टेरॉन का होता है। इसको कहा भी जाता है कि ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। ये नमक को क्या करता है, सॉल्ट रिटेनिंग का मतलब होता है नमक, लवण जिसे हम कहेंगे, नमक को बचाने वाला। देख सकते हो, ये हमारा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहा जाता है। फिर आए स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मतलब ड्रग्स नहीं होगा, स्टेरॉइड्स मतलब यहाँ पे होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये होते हैं। ये तीनों नाम याद रखना क्योंकि ये तीनों हमारे हार्मोन्स के नाम हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, स्टेरॉइड हार्मोन, ये तीनों हार्मोन्स हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। और हमारे इसी स्टेरॉइड हार्मोन्स की श्रेणी में 3 आ जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भावस्था में प्रेगनेंसी हार्मोन बनता है, ये सब रिप्रोडक्शन में दोबारा से हम पढ़ेंगे इनके बारे में ना, और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन। बाकी मेड्यूला से बनता है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। जल्दी से इनके नाम नोट कर लो, फिर पढ़ते हैं इनके बारे में भी। वॉइस प्रॉब्लम? आकाश पटेल, कॉर्टिसोल जो होता है वो आपका तनाव, जब बहुत ज्यादा तनाव में होते हो ना, जब आपके बॉडी में जीवन में बड़ा स्ट्रेस चल रहा होता है, उस समय पर कॉर्टिसोल बनता है। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है अभी सबको? एक बार बताओ फटाफट से। आवाज तो क्लियर है।
चलिए, नीरज आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी, आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपको यूट्यूब पर डेली सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं, आप वहां से भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लिख लिया भाई सभी ने? फटाफट से बताओ, कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए या नहीं? कर सकते हो, कोकोनट ऑयल में क्या दिक्कत है? देखो प्योरिटी पे आजकल ना सबको डाउट है, प्योरिटी इसी को नहीं पता कौन सी चीज प्योर है। हमने कहा कॉर्टिसोल है, तो ये तनाव के समय शरीर में बनता है। एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट को रिटेन करता है, यानी हमारे शरीर से किसी भी प्रकार से सोडियम बाहर ना चला जाए तो सोडियम को बचा के रखता है। ठीक है, तो सॉल्ट को रिटेन करता है। एंड इसी के साथ जो हमारा अगला आता है स्टेरॉइड, उसमें 3 हार्मोन्स आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन महिलाओं में और टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में। ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, प्रजनन में मदद करते हैं। और प्रजनन के चैप्टर में, अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना कल, उसके अंदर इन सभी के ऊपर डिस्कशन फिर से करेंगे। ठीक है, अभी आवाज सबको साफ आ रही है या नहीं? मेड्यूला से देखो ये 2 बनते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी समझ लेना। अगर नाम आता है एड्रेनलिन का, एड्रीनलिन, अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसे कहते हैं फ्लाइट, फाइट और फियर हार्मोन। ठीक है, इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़ो डरो वाली सिचुएशन होती है। इसे आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन। जब भी आप कभी तनाव में होते हो या आप एक्साइटेड होते हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हो, अत्यधिक खुश होते हो, उस समय पर ये हार्मोन हमारा यहाँ पर बनता है। कैसे बनेगा कि मैम हमारा एक ब्रेन में ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, याद करो आपको बताया भी था जब ब्रेन में हमने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ऑटोनॉमिक, उसके अंदर एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक बताया था। सिंपैथेटिक का जो काम था उसको कहा था कि वो हमारे बॉडी में जाकर के एक्साइटमेंट के टाइम पर बनता है, फ्लाइट फाइट फियर जो है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे सकते हैं, हमारा एड्रिनलिन, जो कि 3F, फ्लाइट मतलब उड़ो, फाइट मतलब लड़ो, फियर मतलब डरो। कभी होता है ना तुम उड़ान भर रहे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, उस समय पर ये हार्मोन आता है। कभी आपकी किसी से लड़ाई हो गई तब ये आता है। कभी अगर आपको डर लग रहा है तब ये हार्मोन बनता है। मतलब ऐसी अवस्थाओं में जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तनाव वाली सिचुएशन है, उस समय पर ये हार्मोन हमारा बनता है। इसीलिए इसको आपातकाल अवस्था में बनने वाला इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये एड्रेनलिन है और इसने कंडीशन में बीपी बढ़ जाता है, पसीना आता है, वही सब चीजें होती हैं जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रही थी। ठीक है, हार्ट बीट, हृदय की धड़कनें वो बढ़ जाती हैं। मतलब ये सारे लक्षण जो है वो हमारे इसको दिखाई देते हैं। गला सूख जाता है, पाचन हो नहीं पाता। ठीक है, तो ये कहलाता है एड्रेनलिन। लिख लो इसको अगर चाहो तो। शनि प्रजापति कह रहे हैं बाल झड़ने से रोकने के लिए दही लगा सकते हैं। दही आपके बालों को स्मूथ करता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देता है। आप लिख लिया भाई यहाँ तक एड्रेनलिन, और फिर चीज़ों को नॉर्मल करेगा, नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये था हमारा पूरा का पूरा अंतःस्रावी ग्रंथियों का चैप्टर, जिसमें हमने लगभग सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा और समझा कि कहाँ से कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं। अब आप एक काम जरूर करोगे, एक काम क्या करोगे कि अब तक हमने जितने भी ग्लैंड्स पढ़े हैं, जितनी भी ग्रंथियां पढ़ी हैं, पिट्यूटरी को छोड़कर, क्योंकि पिट्यूटरी का आपने एक पूरा अलग चार्ट बनाया था कि उसके अग्रह, मध्य और पीयूष से अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, एक चार्ट वो हो गया। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसमें पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज और अधिवृक्क, ये आज ही आप सभी को करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है, अपनी एक A4 साइज की शीट लेनी है और उस शीट पे जाकर के आपको बनाना है एक अपना पूरा का पूरा टेबल। एक सेकेंड,
ठीक है, एक प्रॉपर आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और उस टेबल के आपने करने हैं 2 कॉलम। 2 कॉलम कैसे, इसमें आप पहले पार्ट में बनाएंगे कि कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहा हूं, और दूसरे भाग में बताएंगे कि हम इसमें किस हार्मोन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे कि हमारी ग्लैंड कौन सी है, उसके बाद बताओगे कि ये कहां पर पाई जाती है, ठीक है, प्रेजेंट कहां पर होती है, और इसका हार्मोन कौन सा बनता है। जितने भी हमने अलग अलग पढ़े हैं उनको प्रॉपरली आप आज इस टेबल के अंदर बना करके तैयार करेंगे। ये आज का आपका होमवर्क है, क्योंकि इस चैप्टर में देखो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, उसको आपने इसी पूरे पार्ट के अंदर लिख करके तैयार करना है। ये आज के लिए मदद नहीं करेगा, ये मदद तब करेगा जब तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा ना सर पे, तब तुम्हें रिवाइज करने के लिए कुछ ऐसी ही टेबल जो है वो आपको हेल्प करती है। तो इसीलिए इसका पीडीएफ तो खैर मैं आपको अपलोड करवा ही दूंगी, बट आप इस काम को जरूर से करें ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि एक मेरे पास समरी में शॉर्ट फॉर्म रखी है। इसमें आप शुरुआत कर सकते हो अपने पीनियल ग्लैंड से, चाहो तो पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी की अलग से आपकी एक पूरा चार्ट आप बना चुके हो। पीनियल से लेकर के सारे जो अब तक आज हमने पढ़े हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो भाई समझ आया चैप्टर की नहीं, जल्दी जल्दी से बताओ। कल पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव का प्रजनन तंत्र। यहाँ पर कल हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे क्या रहता है, राइट। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ में भी अपलोड करवा दूंगी प्रैक्टिस शीट में। जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई। प्रयास से ही मैम चीजें आगे बढ़ती हैं, बिना थ्योरी के सवाल कुछ नहीं है और बिना सवालों के थ्योरी कुछ नहीं है, और रिवीजन के बिना दोनों ही कुछ नहीं है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो जो पढ़ी हुई थ्योरी है वो बेकार, जो सवाल लगाए वो बेकार, ठीक है। आप कोई अलग सी शीट लेकर उस पर भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में भी कर सकते हैं। अखिलेश कुमार बहुत बढ़िया, बाकी सभी ने आंसर करेक्ट दिया है। पेनक्रियाज को हम कहते हैं कि ये दोनों की तरह काम करती है, बहिस्त्रावी भी और अंतःस्त्रावी भी यहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है। चलो अगला सवाल बताओ जरा। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्राव, सबसे बड़ी ग्रंथि एक्चुअली पूछ रहा है। अब देखो सबसे बड़ी ग्रंथि में उसने मेंशन नहीं किया एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा लिवर, क्योंकि अल्टीमेटली लिवर हमारी क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। भले ही ये क्या है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी कही जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे से सवाल होते हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। जो न्यूरॉन लगा रहे हैं ना, ये सुन लो, ये शरीर का सबसे लंबा सेल कहा जाता है, लॉन्गेस्ट सेल है ना। कहाँ से न्यूरॉन लगा रहे हो, न्यूरॉन सेल है, कोशिका है मैम। ये ग्रंथि पूछ रहा है, ग्लैंड पूछ रहा है, तो ग्लैंड कौन सी है, लिवर भी तो हमारी ग्लैंड होती है। लिवर दोनों तरह से काम करती है, ग्रंथि भी और ऑर्गन भी। अगला अगर पूछेगा लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो क्या बताएंगे, हाँ भाई। बहक गए मैम, ऐसे ही बहक गए हम तो। हेट्रोक्राइन मतलब दोनों तरह से काम करने वाली, और दोनों तरह से पेनक्रियाज ही काम करती है, यहाँ लिवर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लार्जेस्ट भी पूछ रहा है, तो भैया हेट्रोक्राइन में तो लार्जेस्ट यही है, हेट्रोक्राइन में मिश्रित में तो लार्जेस्ट यही वाली है, क्योंकि मैम है ही यही अकेली, और तो कोई है नहीं। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं, ऐसी थ्योरी है, ठीक है। आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी, और आप भी रिवीजन जरूर से करिएगा। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे आपके अपने इसी एप्लीकेशन पर, एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद लगभग आपकी मानव की पूरी फिजियोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी जितने भी बॉडी के सिस्टम्स थे वो आपके हो जाएंगे ओवर। चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच, एंड रिविजन जरूर से करिएगा।